नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अपना ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे हम लोग क्या 10,000 MCQ है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो आता है आप लोग देखेंगे 2013 का है। तो 2013 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेल है। भौगोलिक लक्षण दिया गया है, प्रदेश दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेल है। और मतलब कि एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो एबिसीनिया का जो पठार है वो क्या हमारा अरब में पाया जाता है क्या। एटलस पर्वत क्या हमारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है क्या। गुआना की उच्च भूमि क्या दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है क्या। आवगाद्रो द्रोणी की हमारी पेटागोनिया में पाई जाती है। तो आप लोगों को एक बात बताओगी, जो अफ्रीका वाला रीजन होता है हमारा, अफ्रीका वाले रीजन का जो उत्तर पश्चिम एरिया है, यानी कि जो उत्तर पश्चिम एरिया है यहाँ पे हमारा, तो उत्तर पश्चिम एरिया में क्या पाया जाता है हमारा एटलस पर्वत पाया जाता है। यानी कि हमारा कैली बी वाला जो है वो केवल सही है, बाकी के 3 के तीनों गलत हैं। तो आप समझ सकते हैं जो हमारा एक तरीके से गुआना की उच्च भूमि है, जो कहीं ना कहीं ब्राज़ील का एरिया है, तो यानी कि जो हमारा अफ्रीका तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ये क्या हो गया दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और जो हमारा एक तरीके से आता है क्या नाम इसका, एबिसीनिया का जो पठार है जो कहाँ पे पाया जाता है हमारा अरब में ना पा करके इथोपिया में पाया जाता है। तो एबिसीनिया का पठार भी आप लोग समझ गए होंगे। और जो अकाबोगो जो द्रोणी है वो कहाँ पे पाई जाती है हमारी, ये भी हमारी कि दक्षिण अफ्रीका जो है, यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि कमल के विस्तार में भिन्नता किस कारण पाई जाती है। यानी कि अलग अलग जो ऋतुओं हैं उसमें दिन के समय और रात्रि के समय का विस्तार जो होता है भिन्न भिन्न क्यों पाया जाता है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन, क्या पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन, इसके कारण दिनों में जो है अलग अलग मतलब कि जो ऋतुओं में अलग अलग टाइम होता है क्या। तो आप समझ सकते हैं दिन में जो मतलब कि जो पृथ्वी होती है उसकी अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, ना कि उसके अवधि में विस्तार होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमण करना, तो ये भी आप समझ सकते हैं गलत हमारा, क्योंकि इसके कारण क्या ऋतुएं होती हैं, ना कि ऋतुओं के टाइम पे दिनों के जो होते हैं अवधि में परिवर्तन होता है। स्थान की अक्षीय स्थिति, ये तो कोई मतलब नहीं। पृथ्वी का नित्य अक्ष पर परिक्रमण, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर कितने 23.5 डिग्री झुकी होती है। इसी कारण क्या होता है जो दिन होता है वो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग टाइम का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आप लोगों को पता होगा नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। आप लोग जानते हैं सारी की सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ लगभग क्या है पूरब की ओर बहती हैं। नर्मदा जो होती है मानी कि भ्रंश घाटी से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है। तो ऐसा क्यों है, आपको सही उत्तर बताना है। यह एक रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी है में बहती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि हमारा एक तो होगा ही होगा। ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नहीं होती है। भूमि के ढलान के मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती है, तो मध्य भाग से यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाता है। तो इस पर मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल एक विकल्प जो है एक सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला सही है। तो यहाँ पे आप जो थर्ड वाला पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा मतलब कि एक तरीके से मध्य भारत का जो भाग है इसका ढाल पश्चिम की ना होकर के पूरब की ढाल है, तो इसीलिए क्या सारी सारी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। परंतु नर्मदा क्या है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए ये पश्चिम की ओर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवणीय जल बर्फ छत्रक हिमनद के रूप में रहता है, शेष अलवणीय जल सबसे अधिक किस रूप में होता है। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको, यूपीएससी ने लगभग 2 से 3 बार इसको पूछा है, तो आप लोग इसको सही से पढ़िएगा। क्या हमारा वायुमंडल की आर्द्रता में बादलों के रूप में रहता है क्या। अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, मृदा आर्द्रता के रूप में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसके बारे में पूछा गया, बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, बाकी का कौन सा रहता है। तो बाकी का हमारा क्या है, इसके बाद में जो भूमिगत जल आता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका अगर एक सीक्वेंस आपको अगर देखना हो तो सीक्वेंस के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो हमारे सबसे अधिक नदी का मतलब कि पानी, मतलब कि नदी का नहीं, एक तरीके से जो हमारा पानी होता है सबसे अधिक पानी तो हमारा क्या है, जो हमारा मतलब पृथ्वी का जो भी टोटल पानी है आप लोग जानते होंगे 97% तो क्या है अलवणीय, यानी कि एक तरीके से खारा पानी है जो कि समुद्रों में है। परंतु इसका बचा 3% क्या हमारा स्वच्छ पानी, यानी कि एक तरीके से कहते हैं कि क्या नाम उसका मीठा पानी, जिसे हम कहते हैं अलवणीय पानी। तो 3% का भी आप लोग जानते होंगे, जो 3% का एक तरीके से 70% जो होता है बर्फ़ के रूप में होता है। तो 70% हमारा जो होता है बर्फ़ के रूप में हो जाता है,
बाकी का बचा हुआ क्या हो जाता है हमारा भूमिगत में 24% के आसपास में होता है, बाकी का बचा हुआ 6% में अन्य जो स्रोत होते हैं जैसे कि हमारा वायुमंडलीय हो गया, आर्द्रता वाला हो गया, या फिर जो भी एक तरीके से मृदा में मॉइस्चर होता है वो हो गया, वो सब आता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यानी कि सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा लवणीय जल, उसके बाद में लवणीय जल में 3%, उसमें भी क्या हमारा 70% तो बर्फ़ के रूप में है, बाकी का 24% क्या है हमारा एक तरीके से ग्राउंड वाटर है। उसके बाद में हमारा बचा 6% में क्या है झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, और जो हमारा वायु में एक तरीके से आर्द्रता है वो सब आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने सीधे सीधे इसको 2 से 3 बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पे विचार करना है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या पूछा है आपको, उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिकीय परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है, यानी कि इनके कारण कौन से कारणों के कारण मतलब कि पृथ्वी पर गतिकीय परिवर्तन आ जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण बिल्कुल सही है, भूतापीय ऊर्जा इसके कारण भी होता है, और गुरुत्वीय बल तो होगा ही होगा, पृथ्वी का घूर्णन भी होता है, प्लेट का संचालन आप लोग जानते होंगे, प्लेट टेक्टोनिक, तो वो भी होता है, पृथ्वी का परिक्रमण, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 के 6 जो पॉइंट है पृथ्वी पर गतिकी परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा विषुवतीय रेखीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। तो आपको बस पता होना चाहिए जो विषुवतीय रेखीय वन होते हैं कहाँ पे होते हैं, विषुवत के दोनों तरफ होते हैं, उन्हें विषुवतीय रेखीय वन कहते हैं या विषुवतीय वन भी कहते हैं। यानी कि क्या विशेषता है, सही प्रयोग आपको बताना है। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, यानी कि जो एक तरीके से जो ऊंचे घने बादल होते हैं वो नीचे के लिए क्या मतलब कि ऊंचे घने जो वृक्ष होते हैं उनकी बहुत हल्की सी जो छाया होती है वो नीचे आ पाती है, तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सी जातियों का आबद्धता, तो आप लोग जानते हैं बहुत सी जातियाँ भी पाई जाती हैं। अधिपादपों की असंख्य किस्में, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अधिपादप का मतलब है जो किसी की सहारे मतलब कि जीवन यापन करता है, तो 1 2 3 हमारा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या एक तरीके से इकोलॉजी व इन्वायरमेंट वाली जो क्लास ली थी उसमें भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयला, तो जो हमारा भारत होता है उसमें कोयला पाया जाता है, उसमें कौन सी एक तरीके से विशेषता या फिर अभिलक्षण है। उच्च भाष्म अंश, यानी कि उच्च राख का अंश होता है, बिल्कुल एक तरीके से कहीं ना कहीं सही बात है। निम्न सल्फर अंश, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय जो कोयला होता है उसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो यानी कि हमारा 2 वाला तो नहीं होना चाहिए, तो 2 हमारा किस में है, सब में है, यानी कि 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। निम्न भाष्म संगलन तापमान, तो हमारे यानी कि एक तरीके से राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, परंतु जो ऑप्शन मतलब के आंसर की दी है उसमें ए आंसर दिया गया, तो शायद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या इसमें मतलब कि उच्च भाष्म अंश यानी कि राख की मात्रा तो अधिक पाई जाती है पर सल्फर का भी अंश कम पाया जाता है, और जो भाष्म संकलन तापमान होता है वो काफ़ी उच्च होता है, तो यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को सुधार लीजिए। जो मतलब कि भाष्म यानी कि एक तरीके से कोयले को जलाने के लिए आवश्यक तापमान होता है उसके लिए आवश्यक तापमान जो अधिक चाहिए होता है, तो इसलिए हमारा तीसरा वाला गलत हो जाता है, तो 3 गलत हो जाता है, यानी कि 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की जो लेटराइट मिट्टी होती है, तो लेटराइट मिट्टी आप लोग जानते होंगे भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जैसे कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ होता है, और जो है जिसमें क्या बांगर और खादर भी होता है, तो के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है, तो आपको लेटराइट मिट्टी के बारे में बताना है। इसे एक प्रकार से ईंट वाली मिट्टी के रूप में भी कहा जाता है, जिसमें काजू की काफ़ी खेती होती है, तो आप ये समझ सकते हैं। ये साधारणतः लाल रंग की होती है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड होता है, तो बिल्कुल सही बात है। वे नाइट्रोजन और पोटेशियम से समृद्ध होता है, तो बिल्कुल गलत बात हो जाती है, इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम समृद्ध नहीं बल्कि कमी होती है। तो 2 हमारा सभी में आप आंसर तक पहुंच गए हैं बिना पढ़े आगे का। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अच्छा विकसित होती है, तो हमारा ये गलत हो जाता है। इन मिट्टियों में क्या लिखा है, टेपियोका और काजू की अच्छी फसल उगती है, तो यानी कि देख रहा हूँ इसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया गया। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि काजू की खेती यहाँ पे अच्छी होती है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, यानी कि 1 और 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है क्या। तो प्राकृतिक गैस गोंडवाना में पाई जाती है, गोंडवाना में तो हम लोग जानते हैं कोयला काफ़ी मात्रा में होता है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ना कि गैस के लिए। अबरक प्रचुर मात्रा में कोडंडम यानी कि कोडरमा है वहाँ से पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। अबरक के लिए जो कोडरमा है वहाँ से पाया जाता है अबरक। धारवाड़ खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है, तो धारवाड़ भी क्या हमारा खनिज के लिए नहीं प्रसिद्ध है, और जी क्या हमारा एक तरीके से कहीं ना कहीं खनिज तेल के लिए नहीं बल्कि लो अयस्क के लिए, लो अयस्क जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो यानी कि हमारा केवल 2 आंसर जो है विकल्प जो 2 है बिल्कुल
सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा था, निम्नलिखित पे फिर से विचार करना है, खरीफ की फसल कौन सी होगी। तो जो हमारी खरीफ की फसल होती है आप लोग जानते होंगे, एक होती है रबी की, एक खरीफ की, और एक होती है हमारी जायद की फसल। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन सी जो हमारी है खरीफ की फसल इसमें है। तो आप लोग जानते हो गेहूं की फसल क्या है, हमारी रबी की फसल होती है। तो यानी कि 4 जिसमें काट देते हैं, यानी कि केवल एक ऑप्शन कटा हुआ। धान की हमारी खरीफ की होती है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 3 तो होगा ही होगा, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, इसको काट देते हैं। मूंगफली क्या हमारा, मूंगफली बिल्कुल खरीफ की फसल में आता है, और कपास भी हमारा खरीफ की फसल में आता है। तो 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलवायु चरम है, ठीक है, यानी कि कोई जलवायु है उसकी विशेषता बताई गई है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चालवासी पशुचारक हैं, यानी कि चालवासी पशुचारक हैं। उपरोक्त में से कौन सा निम्नलिखित में से सबसे अच्छा वर्णन है। तो यानी कि किस प्रकार की जो हो सकती है कि अफ्रीका की सवाना जो क्षेत्र है उसके बारे में बात हो रही है, मध्य एशियाई स्टेपी के बारे में बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका प्रेरी के बारे में बात हो रही है, या साइबेरियन टुंड्रा के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी की हमारी जलवायु चरम है, किसके बारे में बात हो रही है, वर्षा कम होती है, तो आप समझ सकते हैं वर्षा कम होती है, चालवासी पशुचारक है। तो ये सारी की सारी विशेषता किसकी हमारी है, जो हमारा उत्तर अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान है उसकी विशेषता ये सारी की सारी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित जनजातियां हैं और इस पर विचार करना है, राज्य के बारे में आपको बताना है। लिम्पू हमारी कहाँ पे पाई जाती है, क्या सिक्किम में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, सिक्किम में हमारी क्या लिम्पू जनजाति पाई जाती है। करवी हमारी क्या हिमाचल प्रदेश से वहाँ पर पाई जाती है। डोंगरिया कोड क्या हमारी उड़ीसा में पाई जाती है, बिल्कुल गलत हो जाता है हमारा, बिल्कुल सही हो जाता है हमारा ये। डोंगरिया कोद है जो हमारी उड़ीसा में पाई जाती है। बोंडो आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु में नहीं है, जो हमारी यानी कि 1 और 3 राइट हो जाएगा, बाकी के हमारे गलत हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जो करवी है जो हमारी हिमाचल प्रदेश में ना पा के असम में होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे। और जो बोडो होती है एक तरीके से, बोडो डोगरी एक तरीके से कहाँ की हमारी है, ये भी तमिलनाडु में ना पा के, यानी कि कहाँ की हमारी है, उड़ीसा की ही जनजाति पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। जो तड़ित झंझा यानी कि एक तरीके से जो हमारी बिजली आकाशीय बिजली होती है उसके बारे में बात बोल रहा है, के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि जो आकाश में बिजली चमकती है वो किसके कारण चमकती है, तो ये आपको बताना है। आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, तड़ितों से वर्षा मेघों के पृथक्करण से, हवा जल कणों के रूप में ऊपर की ओर तीव्र चलने से। तो समझने वाले लोग समझेंगे कि 1 और 3 हो सकता है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी जो तड़ित झंझा एक तरीके से उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो क्यों नहीं है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। क्योंकि क्या तड़ित झंझा जो होती है उसके लिए मतलब कि एक तरीके से जो हमारे बादल होते हैं उस पर विद्युत आवेश होना आवश्यक होता है, और जब वो आपस में जुड़ते हैं तभी मतलब कि लड़ते हैं, तभी क्या है जो एक तरीके से जो आकाशीय बिजली होती है वो चमकती है। जो इतने कारण दिए गए हैं, ऐसा कुछ भी मतलब के कारण होना जरूरी नहीं कि कपासी वर्षा हो या फिर वर्षा मेघ हो, कणों के रूप में तीव्र संचालन हो, ऐसा कुछ मतलब कि आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देशांत 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल जो होता है हमारा किन 2 भागों को पृथक करता है। तो अंडमान को निकोबार को अलग, मतलब कि अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, जो सभी को पता होगा। और काफ़ी मतलब कि ईजी क्वेश्चन जो है लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो जो 10 डिग्री चैनल होता है वो क्या हमारा अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है। तो ये भी हमारा क्या क्वेश्चन कहीं ना कहीं इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है और हमारे ज्योग्राफी में भी आ जाता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, एक तरीके से ऐसा रिकॉर्ड होता है जो भी कोई भी आर्द्र भूमियाँ होती हैं अगर उसमें मानव के कारण खतरा हो रहा है तो उसको क्या है इस रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए काम किया जाता है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। यानी कि 1 मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों में पारिस्थितिकी स्वरूप से में परिवर्तन हो गया है या फिर हो रहा है या फिर संभावित है। तो आप समझ गए होंगे हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समूह या जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्यौहार के दौरान फलदार पौधों की वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो एक त्यौहार के रूप में वृक्ष जो है फलदार वृक्षों का जो रोपण करती है, और कौन सा समुदाय है। तो कौन सा समुदाय हमारा है, गोंड और कोरकू, क्या निकालेगा कोरकू। गोंड और कोरकू जो जनजाति हैं वो क्या करती हैं,
एक त्यौहार मनाती हैं जिसमें क्या पौधों का रोपण करती हैं जो फलदार पौधे होते हैं। भारत की चंपा जनजाति चंपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना हो। तो आपसे मतलब कि कई बार देखे होंगे आपने कि आप एक बात तो समझ गए होंगे कि यूपीएससी का जनजातियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे कि कहाँ पे पाई जाती है, इनका कार्य क्या है, इनकी भाषा क्या है। मतलब कि डायरेक्टली इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ रही है जनजातियों को लेकर के। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो चाहे जो चंपा है एक तरीके से उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे कि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मतलब कि नॉर्थ उत्तर का मतलब कि उत्तराखंड के आसपास का ही एरिया है, परंतु उत्तराखंड नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो चंपा है जो हमारी कहाँ की तिब्बती एक तरीके से लद्दाख का जो है चांगथांग जो एरिया वहाँ पे पाई जाती है। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरी को पालते हैं, तो बिल्कुल सही बात हो जाती है। ये अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 2 और 3। यहाँ से भी हम समझ सकते थे जो पश्मीना है वो हमारी क्या है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया ही आता है, तो इस प्रकार से भी उत्तराखंड हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा प्रवाल भित्तियाँ हैं, यानी कि प्रवाल भित्ति कहाँ पे पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है, कच्छ की खाड़ी बिल्कुल सही है, मन्नार की खाड़ी ये भी सही है। कुछ लोग सुंदरबन को भी लगा देंगे, तो सुंदरबन में हमारी एक तरीके से प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती, बल्कि यहाँ पे क्या है सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसके कारण ही क्या जो एक तरीके से विख्यात है, तो प्रवालों के लिए विख्यात नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पवनों के मौसम उत्क्रमण किस स्वरूपी किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, यानी कि जो पवन है का मौसमी उत्करण। तो आप लोग जानते हैं कि पवन इस प्रकार से चली और वापस उल्टा चली, यानी कि जो हमारा मानसून होता है, तो आप लोग जानते हैं उत्क्रमण जो होता है मानसून का ही प्रारूपी अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के कौन सी नदी बहती है, लोहित, सुमनसिरी, बराक जो है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा टर्की किन दो मध्य में है, तो टर्की हमारा क्या है काला सागर और भूमध्य सागर है उसके बीच में पाया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं टर्की एकमात्र ऐसा एक तरीके से एकमात्र नहीं दूसरा मान ले सकते हैं जो 2 महाद्वीपों में पाया जाता है। तो टर्की हमारे 2 महाद्वीपों में भी पाया जाता है। इसमें यूरोप या फिर एक तरीके से जो एशिया वाला रीजन है उसको में मान सकते हैं। तो काला सागर और भूमध्य सागर में क्या टर्की पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो किन्नौर क्या हमारे सुपारी के लिए जाना जाता है क्या, मेवात हमारा आम के लिए, कोरोमंडल हमारा सोयाबीन। तो उपरोक्त में से कितने सही है, तो आपको कंफर्म करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे 1, 2, 3 मत लगाइए, क्योंकि इसमें क्या है ज़्यादातर लोग अगर समझ में नहीं आता तो 1, 2, 3 लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किन्नौर क्या हमारा सुपारी के लिए नहीं है, यानी कि किन्नौर जो हमारा है एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कि सेब के लिए विख्यात है। जो मेवात है ये भी हमारा आम के लिए नहीं है, यानी कि ये भी हमारा क्या आम उत्पादन के लिए विख्यात नहीं है। कोरोमंडल भी हमारा सोयाबीन के लिए विख्यात नहीं है। सोयाबीन के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश से मान के चलिए कि वो ज़्यादा विख्यात है। और जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल कहीं ना कहीं दालों के लिए विख्यात है, और जो कपास है या फिर जो भी एरिया है उसके लिए सबसे अधिक विख्यात होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारत का खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों के को बढ़ाने से भविष्य की खाद्य उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत एवं कार्यान्वयन में क्या बाधा है या फिर बाध्यताएं हैं आपको बताना है। मतलब कि एक तरीके से बात कही गई है बीज प्रतिस्थापन जो दर है उसको भविष्य में बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इससे मतलब कि क्या बाधा अभी आ रही है वो आपको बताना है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राष्ट्रीय बीज नीति ना हो। निजी क्षेत्रों की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। तो देख लो ये भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वर्ड और निगेटिव भी है। तो निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों की बारे में मांग आपूर्ति में अंतराल। तो मेन मतलब कि मुद्दा यही है कि मांग आपूर्ति में अंतराल है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और एक युग में सबसे मतलब कि पश्चिमी को इंगित करता है, यानी कि पूरब में सबसे ज़्यादा कौन है और पश्चिम में कौन है। तो ये हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। कौन से राज्य हैं,
तो इधर क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इधर हमारा गुजरात हो जाएगा। परंतु यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि कौन पहले पूछा गया। पहले पूछा गया हमारा है पूरब, तो पूरब यानी कि पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो पहले अरुणाचल प्रदेश फिर गुजरात। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो होता है के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। तो किससे होती है, हमारी दो विषुवतीय रेखाएं अभिसरण के कंजर्वेशन से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बाकी नए वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने सजेशन भी देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।